कीमोथेरेपी में आज हम डिस्कशन करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स, वो सारी फैमिली सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, ये अब हम करने जा रहे हैं उससे अगला ग्रुप जो कि बहुत पॉपुलर ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का और बहुत वाइडली यूज होता है। इनफैक्ट इतना वाइडली यूज होता है कि इसके अक्सर जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में डेवलप हो चुकी है। लेकिन लेटली थोड़ी सी एहतियात करने से कि लोगों को बार बार एडवाइस किया डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर्स को एडवाइस किया फार्माकोलॉजी वालों ने कि आप इन ड्रग्स का यूज़ थोड़ा सा कम करें, क्योंकि हमारे पास ये इतना प्रेशस सा एक ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का, ताकि इसकी रेजिस्टेंस कम्युनिटी में कम हो। ठीक है, बैक्टीरिया में कम हो और कम्युनिटी में इनका यूज़ हम आइंदा भी कर सकें। ठीक है, तो इसमें दो ड्रग्स जो कि इस वक्त कोविड-19 की ट्रीटमेंट भी यूज़ हो रही, वो भी इसी ग्रुप में फॉल करती हैं। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस ग्रुप को हम इसके ऊपर कोविड-19 की डिस्कशन पे इस लेक्चर के एंड पे आएंगे, या अगले लेक्चर में, 2 लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे। तो 2-3 बड़े ग्रुप्स प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, फिर मॉडरेट स्पेक्ट्रम है और फिर नैरो स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्लोरामफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, 3-4 किस्म की टेट्रासाइक्लिन्स हैं, इनके नाम हैं, ये आपको आने चाहिए बहुत, और उसके बाद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है सारे। इनमें से क्लोरामफेनिकोल सबसे पुरानी है, आज से 60-70 साल पहले से यूज़ हो रही, लेकिन अब चूँकि हमारे पास बेहतर ड्रग्स आ गई हैं, इसलिए हम इनका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे। इसके चूँकि एडवर्स इफेक्ट्स हैं, बड़े डेंजरस किस्म की 1-2 चीज़ें इडियोसिंक्रेटिक इनका एक मतलब वी डोंट नो द रीज़न, बट इट डज कॉज एप्लास्टिक एनीमिया इन सम ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, 1 in 25,000 पेशेंट्स ये रेशो है, इसकी इंसिडेंस है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स का या ये प्लास्टिक एनीमिया का। इसलिए ये बहुत पॉपुलर ग्रुप नहीं है, अब पॉपुलर ड्रग नहीं है। अब हम इसको सिर्फ टॉपिकली यूज़ करते हैं, आई में यूज़ होते हैं क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप्स, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। तो ये आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में याद कर लें कि क्लोरामफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन्स हैं और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, और मॉडरेट स्पेक्ट्रम में मैक्रोलाइड्स हैं। ठीक है, मैक्रोलाइड या इनमें से एक ड्रग टेलिथ्रोमाइसिन को कीटोलाइड भी कहते हैं, वो केमिकली इनसे ज़रा फ़र्क है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन और फिडॉक्सामाइसिन, ये 5 ड्रग्स जो हैं ये मैक्रोलाइड्स कहलाती हैं। बहुत इफ़ेक्टिव हैं ड्रग्स, इनकी सॉफ्ट टिश्यू में पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है, एक्यूट फ्रिंजाइटिस में, टॉन्सिलाइटिस में, चेस्ट की इन्फेक्शंस में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस में अभी भी ये बहुत पॉपुलर ग्रुप है। फिर उसके बाद नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं, क्लेंडामाइसिन, स्टेप्टोग्रामिन, लेंसोलेट। ये वो ड्रग्स हैं जो कि स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज़ होती हैं, चंद ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, लेकिन उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं जिनके अगेंस्ट बाकी ड्रग्स कुछ खास काम नहीं दिखाती। तो इसलिए ये भी हमारे लिए एक बहुत प्रेशस और कीमती किस्म का ग्रुप बन जाता है, ख़ास सूरत हवाल में इस्तेमाल करने के लिए। ओके, तो ये जनरली आपको बेटे नाम सारे के सारे मालूम होने चाहिए, और इनके चूँकि हम जब डिस्कशंस करेंगे तो हम ग्रुप वाइज ही इनको डिस्कस करेंगे। अगर किसी खास ग्रुप मेंबर की अलहदा से कोई खसूसियत है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ होती है कॉलरा में, जिसे हैज़ा कहते हैं, और उसके अलावा कोविड-19 में ये जो आजकल वायरल इन्फेक्शन फैली हुई है उसमें डॉक्सीसाइक्लिन का रोल है, तो ये अलग से आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से इस ग्रुप में एजिथ्रोमाइसिन ज़रा बाकियों से हट के है और बहुत काम की मेडिसिन है, और कोविड-19 में भी यूज़ हो रही, इसका भी आपको अलग से पता होना चाहिए। ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को आप एज ए ग्रुप भी कर लें तो इट इज़ ओके, और ये 2-3 ड्रग्स आपको अलग से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इनके ऊपर थोड़ी सी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन क्या होती है और कैसे होती है और क्या हम उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको थोड़ी सी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम उसकी देखते हैं। ये है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन का मैकेनिज्म पूरा।
ह्यूमन बींग्स में भी प्रोटीन्स की जहाँ सिंथेसिस होती है वहाँ पे ट्रांसफर आरएनए भी इन्वॉल्व होता है, मैसेंजर आरएनए भी इन्वॉल्व होता है। ये मैसेंजर आरएनए है, ये ट्रांसफर आरएनए है, ये राइबोसोम है, इसके अंदर एक अपना राइबोसोमल आरएनए होता है। तो ह्यूमन बींग्स में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 80S कैटेगरी के होते हैं और जो बैक्टीरिया में पाई जाते हैं वो 70S राइबोसोम्स कहलाते हैं। तो ये डिफरेंस जो ह्यूमन राइबोसोम्स में और बैक्टीरिया के राइबोसोम्स में है, ये हमारे लिए कुदरत की नेमत है कि हम जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो 70S राइबोसोम में जब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं तो ह्यूमन प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस उससे बच जाता है, चूंकि उसमें 80S राइबोसोम इन्वॉल्व होता है जो इससे ज़रा बड़ा होता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स होते हैं कुछ, वो 70S कैटेगरी के ही होते हैं, इसलिए थोड़े से साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं इन ड्रग्स के। ठीक है, तो ये 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक को 50S राइबोसोम कहते हैं और इसको एक दूसरे को 30S सब यूनिट कहते हैं। ये 50S और 30S ये सारे 70S राइबोसोम के कंपोनेंट्स हैं। तो इधर से ट्रांसफर आरएनए, उसके ऊपर एक अमीनो एसिड अटैच होता है, ये घूमता फिरता आता है, तो ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडिंग की होती है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडिंग पहले से मौजूद होती है। आपको पता है कि आरएनए जो है वो डीएनए की डिवीजन से बनता है, इसलिए उसके स्ट्रैंड्स जब अलग हो जाते हैं तो हर स्ट्रैंड जो है वो एक अपना कोड कैरी कर रहा होता है, ये एक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स का कैरी कर रहा होता है, उसको हम कोड कहते हैं। उस गिवन कोड के मुताबिक इधर से ट्रांसफर आरएनए आके स्पेसिफिक जो इस कोड के साथ मैच करता है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है और उसके अटैच होने से ऊपर जो राइबोसोम होता है वो पहले जो चेन फॉर्मेशन हो रही होती है अमीनो एसिड्स की, उसके अंदर एक और पहले 5 अमीनो एसिड से फिर छठा अमीनो एसिड भी यहाँ पे अटैच हो जाता है इसके यहाँ पे प्रेजेंस की वजह से, और पिछला यहाँ पे प्रेजेंट था। तो इस तरह से ये कोडिंग का सीक्वेंस जो है ये बेसिकली अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को डिटरमिन करता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपेप्टाइडेशन कहते हैं और इस प्रोसेस को जब ट्रांसफर आरएनए आके मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक खास कोड के मुताबिक मैच करके बाइंड करता है, इसको हम इनिशियल बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए पे आगे मूव करता है और जब ये अमीनो एसिड को यहाँ पे छोड़ देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस के लिए, तो ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो राइबोसोम से बाहर निकल जाता है और अनचार्ज्ड हो जाता है। ठीक है, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये जो चेन बन रही होती है अमीनो एसिड्स की, जो प्रोटीन चेन है, बेसिकली प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलके बनी है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, यही अमीनो एसिड है, यही प्रोटीन है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एंजाइम्स होते हैं और चूंकि ये एंजाइम्स एक दूसरे से डिफरेंट सीक्वेंस रखते हैं अमीनो एसिड्स का, इसलिए इनके जो इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर वो भी फर्क होते हैं। ठीक है, तो किसी भी बैक्टीरिया को अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए या अपनी सेहत को, बैक्टीरिया की भी तो एक जान है, उसको कायम रखने के लिए इस अमीनो एसिड सीक्वेंस का ठीक होना उसके लिए ज़रूरी होता है। और जब हम इस अमीनो एसिड की सिंथेसिस को, अमीनो एसिड्स की बाइंडिंग को इस चेन में उसको डिसरप्ट कर देते हैं, इस ट्रांसपेप्टाइडेशन के प्रोसेस को डिसरप्ट कर देते हैं, तो बैक्टीरिया फ्लरिश नहीं कर पाता, वो फर्दर रेप्लिकेट नहीं कर पाता, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती और वो मर जाता। ठीक है, और इस ये जो ट्रांसपेप्टाइडेशन के नतीजे में जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, इसने फिर बैक्टीरिया के इस राइबोसोम से बाहर निकल के बाकी बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करना है। और अगर इसका इस राइबोसोम से बाहर निकलना रोक दिया जाए, इस एक्सट्रूजन, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का या इस एंजाइम का बन के इस राइबोसोम से बाहर जाना, इस एक्सट्रूजन को अगर रोक दिया जाए तो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती और वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता और अपने एंजाइमेटिक फंक्शंस नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती। तो ये हमारे पास ड्रग्स हैं, जिस तरह से पहले मैंने बताया, क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, लिंजोलेट। क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मैक्रोलाइड मॉडरेट स्पेक्ट्रम है और क्लिंडामाइसिन और लिंजोलेट जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं। ये चारों पांचों ड्रग्स जो हैं, और ये मैक्रोलाइड सारे के सारे, एजिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन,
और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये सारी की सारी इस ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो इनका मैकेनिज्म आपसे पूछा जाए इन पांचों ड्रग्स में से किसी का या इन पांचों ग्रुप्स में से किसी का, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ट्रांसपेप्टाइडेशन के लेवल के ऊपर, ट्रांसपेप्टाइडेशन वाले स्टेप को, यानी अमीनो एसिड्स की एक दूसरे के साथ जो बाइंडिंग हो रही है टू मेक ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड टू मेक एन एंजाइम, उसको अगर हम रोक देते हैं तो बैक्टीरिया फर्दर ग्रो नहीं कर पाता और उनकी कॉलोनी ग्रो नहीं कर पाती और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को रोकते हैं। जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं, जो सबसे पहले ग्रुप क्लोरमफेनिकॉल के साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैंने दूसरा ग्रुप बनाया जिसमें माइनोसिन और डॉक्सीसाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, ये इस इनिशियल बाइंडिंग को ही नहीं होने देते। जो ट्रांसफर आरएनए की बाइंडिंग होनी है मैसेंजर आरएनए के ऊपर इस कोडिंग के मुताबिक, ये उस इनिशियल बाइंडिंग को ही रोक देती है टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, लिहाजा जब ये बाइंडिंग नहीं होगी तो ऊपर से अमीनो एसिड भी उस चेन का पार्ट नहीं बनेंगे, तो भी बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का जो तीसरा ग्रुप है जिसमें जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन आती हैं, ये अमीनो ग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये तीन तरह से प्रोटीन सिंथेसिस को तीन लेवल्स पे इनहिबिट करते हैं। नंबर वन, ये वो इनिशियल बाइंडिंग भी नहीं होने देते। बाइंडिंग के बाद ये जो जिस कोडिंग के मुताबिक बाइंडिंग होनी होती है उस कोडिंग को भी ये डिस्टर्ब कर देते हैं। और तीसरा ये कि ये ट्रांसलोकेशन नहीं होने देते। जब ये अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए बाहर नहीं निकल पाएगा राइबोसोम से, तो पीछे आके नए ट्रांसफर आरएनए से अटैच नहीं हो पाएंगे, और इसीलिए गालबन वो इनिशियल बाइंडिंग भी रुक जाती है जब ये ट्रांसलोकेशन रुकती है। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड इज द ओनली ग्रुप ऑफ दीज प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो कि तीन लेवल पे काम करता है कि ये इनिशियल बाइंडिंग नहीं होने देता, कोडिंग को डिस्टर्ब कर देता है और ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को रोक देता। ठीक है, तो ये तीन तरह से, ये बहुत इफेक्टिव ग्रुप है मेडिसिन का। तो ये तीन तरह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। ये जो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स है, एक और ग्रुप आप पढ़ेंगे नैरो स्पेक्ट्रम में, इसमें दो ड्रग्स होती हैं जो मिलके सिनर्जिस्टिक एक्शन करती हैं, उनके ऊपर हम लेक्चर के एंड में आएंगे। ये एक्सट्रूजन के प्रोसेस को रोकती हैं। ये जो एंजाइम या प्रोटीन फॉर्म हो गया राइबोसोम के अंदर, उसको बाहर ही नहीं निकलने देती राइबोसोम से, कि वो राइबोसोम से बाहर निकल के बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया उसको होने दें। जब ये एंजाइम अंदर ही रह जाएंगे राइबोसोम के, तो ये फर्दर ग्रोथ बैक्टीरिया की नहीं होने पाएंगे। तो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एक्सट्रूजन के प्रोसेस को रोकते हैं। तो इस डायग्राम को मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरा ख्याल है शायद ये डायग्राम आपको देखनी पड़ेगी कैटजन में से, या आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने इसके ऊपर ले सकते हैं, अगर अपने कंप्यूटर्स के ऊपर तो ले लें, क्योंकि अगर आपको ये डायग्राम और ये ग्राफिक्स इसके याद हैं तो आपको इन 5 ग्रुप्स का भी पता चल गया, क्लोरोफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स और क्लिंडामाइसिन और लेंजुलेट का, कि ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को रोकते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं ये इनिशियल बाइंडिंग को रोकती हैं ट्रांसफर आरएनए की मैसेंजर आरएनए पे। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो 3 स्टेप्स के ऊपर एक्ट करते हैं, इनिशियल बाइंडिंग और कोडिंग को डिस्टर्ब करते हैं और ट्रांसलोकेशन को नहीं होने देते। तो ये 3 तरह से इफेक्ट करते हैं। और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स जो फॉर्म्ड एंजाइम्स या प्रोटीन्स हैं उनको राइबोसोम से बाहर नहीं निकलने दे रही। ठीक है, तो ये सब कुछ बैक्टीरियल राइबोसोम 70S जिसका नाम है उसके अंदर हो रहा होता है। तो मुख्तसरन हम ये भी कह सकते हैं कि क्लोरोफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन और लेंजुलेट जो है वो 50S सब यूनिट जो है राइबोसोम का उसके ऊपर काम करते हैं, और जो टेट्रासाइक्लिन्स और अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो 30S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर काम करते हैं। 30S और 50S ये सब यूनिट्स के नाम है, जो जबकि राइबोसोम का नाम है 70S। ठीक है, ये आपको अगर और कुछ ना याद रहे तो आप ये बता दें कि ये ड्रग्स जो हैं वो 50S पे काम करती और ये ड्रग्स जो हैं वो 30S के ऊपर काम करती। लेकिन 50S में क्या क्या हो रहा है, ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रही, और 30S में क्या क्या हो रहा है, कोडिंग भी हो रही, ट्रांसलोकेशन भी हो रही, और उससे पहले इनिशियल बाइंडिंग भी हो रही। तो इस तरह से अगर आपको ये तस्वीर याद रहेगी तो आपको इन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के
चारों पांचों ग्रुप्स का मैकेनिज्म याद रहेगा। ओके, तो अब हम एक एक करके इन ड्रग्स के ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं। क्लोरामफेनिकोल जैसे मैंने बताया कि बहुत पुराना ग्रुप है, सबसे पहली ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग। ये केमिकली अकेली ही है, इसकी फैमिली का कोई और मेंबर डॉक्टर नहीं बना। आप ये समझ लें कि वो उसका कोई एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ओरली भी दी जाती, पैरेंट्रली भी दी जाती, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है, प्लेसेंटल और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। हेपेटिक इसका मेटाबॉलिज्म होता है और यूरिन से एक्सक्रीशन हो जाती। टिपिकल स्टैंडर्ड जो फार्माकोकाइनेटिक्स हैं वो इसकी हैं, विद prominent thing that it has got a very wide volume of distribution, चूंकि ये सारी प्लेसेंटल्स और ब्लड ब्रेन बैरियर्स और मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, पहले मैं बता चुका हूँ उस डायग्राम में कि ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करती है इन बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। ओके, also have similar effects in mammalian mitochondrial ribosomes। मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया के अंदर 70S राइबोसोम होता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर 80S होता है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स के माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं उनके अंदर भी 70S ही राइबोसोम होता है, इसलिए वहां पे भी ये थोड़ा सा इफेक्ट करती है और जिसकी वजह से बोन मैरो टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स का आपको पता है कि ये वो ड्रग्स हैं जो कि जब इनकी मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन आप देते हैं पेशेंट को, उस खास कंसंट्रेशन में जब ये ब्लड में मौजूद होती हैं तो बैक्टीरियल कॉलोनी अगर आपने किसी पेट्री डिश में डेवलप की हुई है तो वो फर्दर ग्रो नहीं करती, वो अरेस्ट हो जाती है या कॉलोनी का साइज ग्रो नहीं करता और उनकी ग्रोथ स्टैटिक हो जाती है या रुक जाती है। तो बैक्टीरिसाइडल वो ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को लिटरली किल करती हैं। ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती लेकिन ये उनकी ग्रोथ को रोक देती, फर्दर मल्टीप्लिकेशन को रोक लेती। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, नेसीरिया मेनिंजिटाइटिस है और बैक्टीरियोइड्स हैं, इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी भी रखती है। ये बैक्टीरिया वैसे ही क्लोरामफेनिकोल की मौजूदगी में मर जाते हैं, ठीक है। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट क्लाइमेडियल। क्लाइमेडिया एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज शायद करता है, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, तो उनके ऊपर इनका कोई खास इफेक्ट नहीं है। क्लिनिकल यूजेस इनके ये हैं कि सीवियर साल्मोनेला इन्फेक्शंस। साल्मोनेला इन्फेक्शंस अगर आपने बैक्टीरियोलॉजी थोड़ी सी पढ़ी है कभी शौक से, तो उसमें साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टाइफाइड फीवर करते हैं और पैराटाइफाइड के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो उनमें ये क्लासिकली ये ड्रग जो थी क्लोरामफेनिकोल, ये एंटेरिक फीवर या टाइफाइड फीवर जिसे हम कहते हैं उसमें दी जाती थी क्योंकि ये साल्मोनेला के अगेंस्ट इफेक्टिव है। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से, बोन मैरो की टॉक्सिसिटी की वजह से, अब हम क्यूनोलोन एक ग्रुप जो आगे हम डिस्कस अगले चैप्टरों में करेंगे, वो ज़्यादा से प्रॉक्सिन वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं और इफेक्टिव है। तो अब ये क्लोरामफेनिकोल आमतौर पे टाइफाइड में नहीं दी जाती, लेकिन रेजिस्टेंट केसेस में हम इसे ट्राई कर लेते हैं और रिस्क ले लेते हैं। इसके अलावा नीमोकोकल और मेनिंजेकोकल मेनिंजाइटिस आपको पता है कि ब्रेन की जो कवरिंग्स होती हैं, पाया मैटर, रेक्नोइड मैटर, ड्यूरा मैटर, उनकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाती तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल होती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, फिट्स उसे पड़ रही होती। तो उसमें क्लोरामफेनिकोल का, चूँकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है और मेनिंजिस तक पहुंच जाती है और सेंट्रल स्पाइनल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी एक अच्छा खासा इसका चूँकि कॉन्सेंट्रेशन पहुंच जाती है, तो ये मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। रिकेट्सियल डिजीज और बैक्टीरियोइडिस इन्फेक्शन में भी इसका रोल है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड एज टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। मैंने बताया कि अब और बेहतर ड्रग्स की मौजूदगी की वजह से इसका यूज़ जो है वो लिमिट हो गया है ओनली एज टॉपिकल यूज़। टॉपिकल यूज़ का मतलब ये कि जो हम पैरेंटली नहीं लेते लेकिन लोकल यूज़ के लिए हम इसको आई ड्रॉप्स में यूज करते हैं आई की इन्फेक्शंस में, ठीक है। क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप्स बहुत पॉपुलर आई ड्रॉप्स हैं जो कि जब आंखों में आपके वाइटनेस आ रही होती है और वो पस फॉर्मेशन हो रही होती तो उसके लिए वी यूज क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप्स और 2 डोजेस देने से ही बंदा आंखें उसकी ठीक हो जाती। इट्स वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो ये थी क्लोरामफेनिकोल, ये उसकी पूरी पिक्चर।
मेरा ख्याल है कि लेक्चर्स रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और शायद आपकी एक्सेस में भी हों, अदरवाइज़ आप हर स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेके अपने पास, आपको बहुत आसान हो जाएगा कीमोथेरेपी को समझना इफ़ यू कीप दीज स्लाइड्स विथ यू. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप, टेट्रासाइक्लिन्स. अच्छा, अभी क्लोरामफेनिकोल के वही बातें, एक और स्लाइड इसकी अभी रहती थी कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती है, मैं पहले बता चुका हूँ. मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती, कोई नई बात नहीं है. एक इसका ड्रग इंटरेक्शन इसकी वजह से होते हैं, उसमें ये जो माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम है लिवर में, साइटोक्रोम P450, जो कि बहुत सारी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करता है, ये उसको इनहिबिट कर देती हैं. जब ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो ड्रग्स जिनका के मैकेनिज्म, जिनका के मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P450 ने करना होता है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और सीरम में उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. और इसमें बड़ी बड़ी खतरनाक मेडिसिन हैं. वारफरिन है जो कि एंटी कोएगुलेंट है, टलब्यूटामाइड है जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग है, हम इसे कहते हैं. फेनिटोइन है जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है. इसी तरह क्लोरप्रोपेमाइड एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स है, एंटी एमेटिक के तौर पे भी यूज़ होती. ये ड्रग्स का अगर ब्लड में लेवल बढ़ जाए तो आप सोचें कि ये अगर वारफरिन का ब्लड लेवल बढ़ गया तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो जाएंगी, इसका ब्लड लेवल बढ़ गया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और इसी तरह से एंटी एपिलेप्टिक्स का ब्लड लेवल बढ़ जाएगा तो अल्लाह जाने क्या होगा. मतलब यू शुड बी वेरी वॉचफुल कि अगर कोई बंदा कोई और मेडिसिन ले रहा है तो उसको क्लोरामफेनिकोल अगर किसी भी वजह से आप दे रहे हैं तो इन ड्रग्स का ब्लड लेवल बढ़ सकता है. तो ये एक बहुत सीरियस सूरत हाल हो सकती. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी, चाहे डेंटिस्ट्री के पेशेंट्स हों या अदरवाइज मेडिसिन के पेशेंट्स हों, तो आप जब भी उनको कोई नई मेडिसिन एडवाइस करें तो उनसे उनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री ज़रूर लें कि वो पहले किसी और एलिमेंट के लिए कोई और दवाई तो नहीं खा रहे, और अगर आप कोई नई दवाई ऐसी दे रहे हैं जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम को या इनहिबिट करती है या इंड्यूस करती है, तो दोनों ही सूरतों में इनका ड्रग लेवल इफेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो यू शुड बी वॉचफुल एंड यू शुड नो कि हाउ डू द ड्रग इंटरेक्शंस. ये भी कभी कभी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताएं कि ड्रग इंटरेक्शंस कैसे होते हैं. तो उसकी जो और बहुत सारी रीजंस हैं उनमें से एक ये भी है कि कोई ड्रग जाके माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम को इनहिबिट कर दे, तो उससे वो तमाम ड्रग्स जिनका के मेटाबॉलिज्म माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम के जरिए लिवर में हो रहा होता है, उनका सीरम कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. इसी तरह से अगर कोई हम ऐसी ड्रग दें जो एंजाइम सिस्टम को बढ़ा देती है, इंड्यूस कर देती है, तो इन सारी ड्रग्स का सीरम कंसंट्रेशन लेवल ड्रॉप हो जाएगा, जो फिर खतरनाक है. ठीक है, तो ये आपको यू शुड हैव टू बी वॉचफुल. दैट इज़ वाई ये लेवल आपको थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में ये फार्माकोलॉजी इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आप पेशेंट्स को मेडिसिन एडवाइस करते वक्त यू आर विजिलेंट दैट यू आर नॉट कॉजिंग एनी डैमेज टू द पेशेंट. ओके, अब हम इसके एडवर्स इफेक्ट भी थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में इरिटेशन कॉज करती है, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लोरा को किल कर सकती है, इसलिए सुपर इन्फेक्शंस हो सकती हैं. और आपको पता है कि नॉर्मल फ्लोरा हमारे माउथ के अंदर, हमारे GIT के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं जो हमारे फिजियोलॉजी को कैरी कर रहे होते हैं. तो अगर हम उनको किल कर दें, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दे दें जैसे क्लोरामफेनिकोल है, तो उससे उन फ्लोरा की डेथ हो जाती है, और उन फ्लोरा की एब्सेंस में हमारे फंगल इन्फेक्शंस बहुत सारी हो सकती हैं, जिनमें से एक कैंडिडा एल्बिकेंस है, फंगल इन्फेक्शन, कैंडियासिस हम उसको कहते हैं, और कोई भी और सुपर इन्फेक्शन जो कि किसी एक एंटीबायोटिक की वजह से जो एक वॉइड क्रिएट होता है नॉर्मल फ्लोरा की डेथ से, और उसके बाद इन्फेक्शंस होती हैं, उन्हें हम सुपर इन्फेक्शंस कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से बोन मैरो के ऊपर एक रिवर्सेबल इसका एक्शन है कि ये RBCs की मैचुरेशन को, मैं कल ही एक स्लाइड देख रहा था किसी पेशेंट की जिसके सारे RBCs का साइज एक ही था, तो वो हमारे लैब रिपोर्ट में वो आ जाता.
तो वो उसकी वजह यही होती है कि किसी ड्रग की वजह से या किसी भी और वजह से, किसी एनॉमली की वजह से पेशेंट के अंदर नए आरबीसीज जब नहीं बन रहे होते, तो प्राणों का तो सारों का साइज वही होता है जो मेच्योर आरबीसीज का होता है, तो उसमें वो रेशियो जो नए आरबीसीज और पुराने आरबीसीज वाली होती वो डिस्टर्ब भी होती। ऐसी मुझे याद आ गया। ठीक है, तो ये रिवर्सेबल एक चीज है जो कि ड्रग के जब तक इफेक्ट रहता है तो इनहिबिशन रहती, जब ड्रग खत्म हो जाती तो इनहिबिशन। लेकिन ये इरिवर्सेबल फैटल इडियोसिंक्रेटिक, मतलब इडियोसिंक्रेटिक का मतलब जिसकी वजह नहीं हमें पता, ए प्लास्टिक एनीमिया, ये बोन मैरो का सप्रेशन करके कॉज करता है। 1 in 25,000 पेशेंट, ये मतलब बड़ी हाई रेशो है मेडिसिन में जब हम बात करते हैं कि हर 25,000 में से एक पेशेंट में ये ए प्लास्टिक एनीमिया कर सकती है। तो यू शुड बी वॉचफुल वाइल, अननेसेसरीली किसी को देने की ज़रूरत नहीं। ग्रे बेबी सिंड्रोम इसमें होता कि उसमें आरबीसीज जब कम हो जाते हैं बच्चों में, आरबीसीज मैच्योरेशन की इनहिबिशन की वजह से, तो उससे ब्लू कलर हो जाता है, ब्लड की रेडनेस कम होके ब्लू टिंज उसमें बढ़ जाता है, उसको साइनोसिस हम कहते हैं, और उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, चूँकि हीमोग्लोबिन इज नॉट कैरिंग ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर आरबीसीज ही नहीं है तो हीमोग्लोबिन बेचारी कहाँ आएगी। तो उसकी वजह से ये ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और ये बच्चों में इसलिए होता है कि बच्चों में वो वाला एंजाइम जिसने के ब्रेक डाउन करनी होती क्लोरामफेनिकॉल की, वो भी डेवलप ही नहीं हुआ होता पूरा, तो उसकी कमी की वजह से ड्रग बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है और उसकी वजह से ये सारे इफेक्ट्स आते हैं। तो इसको हम ग्रे बेबी सिंड्रोम कहते हैं। उसके अलावा ड्रग इंटरेक्शंस में पहले आपको पिछली डायग्राम में बता चुका हूँ कि साइटोक्रोम P450 की इनहिबिशन की वजह से इंक्रीज्ड लेवल ऑफ फेनिटोइन, टोल्ब्यूटामाइड एंड वारफेरिन ये हो सकता है, और ये ड्रग इंटरेक्शंस पेशेंट के लिए फैटल हो सकता है। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे कि फार्माकोलॉजी अजीब सब्जेक्ट है कि एक ड्रग बताते हैं और उसके यूजेस कम बताते हैं और एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा बताते हैं, लेकिन दैट इज़ हाउ वी हैव टू सर्वाइव। ये हमें ये मैनेज करना है कि कोई ड्रग किसी पेशेंट को कितना नुकसान पहुंचाती है और कितना फ़ायदा पहुंचाती है, और ये फैसला कि उस पेशेंट, किसी खास पेशेंट को ये मेडिसिन देनी है या नहीं देनी, और ये रिस्क लेना है या नहीं लेना, ये आपका फैसला होने को जा रहा है। ये आप ये फैसला करेंगे, इसलिए यू शुड फील रिस्पॉन्सिबल एंड यू शुड know that you have to make decisions in your life which would mean life or death of your patients. So be watchful, अपनी input को, अपने concerns को, अपनी dedication को towards the profession आपको enhance करना होगा. Okay? Tetracyclines, अगला ग्रुप ब्रॉड स्पेक्ट्रम का, ये वो ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक हैं बेसिकली, इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन वेरिएबल है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकी भी बहुत वाइड है, प्लेसेंटल बैरियर को ये भी क्रॉस कर लेती हैं, मेटाबॉलिज्म इनका भी लिवर में ही होता है और ये भी यूरिन में एक्सक्रीट होती हैं, स्वाई डॉक्सीसाइक्लिन के जो इस ग्रुप की एक बहुत पॉपुलर ड्रग है, उसकी एक्सक्रीशन इज़ नॉट थ्रू द यूरिन, वो जब बाइल में मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीट होती है बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन्स में, तो वहाँ से फिर वो रीएब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि फिसिस के साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, तो ये डॉक्सीसाइक्लिन इज़ द ओनली एक्सेप्शन, बाकी सब मेडिसिन इस ग्रुप की जो है दे आर मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर एंड दे आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ठीक है, टेगिसाइक्लिन इनमें एक नई ड्रग इस ग्रुप में ऐड हुई है जो सिर्फ इंट्रावीनस यूज के लिए अवेलेबल है, और रेजिस्टेंट केसेस या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बाकी टेट्रासाइक्लिन्स को नहीं रिस्पॉन्ड करते, सुडोमोनास और इकिनोजा है, उसकी इन्फेक्शन हो तो आप दवाइयाँ दे दे के थक जाते हैं, पेशेंट ठीक ही नहीं होता। तो इस किस्म की एलिमेंट्स के लिए जो ज़रा रेयर किस्म के ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर बाकी ड्रग्स इफेक्ट नहीं कर रही होती, उनमें हम टेगिसाइक्लिन को देते हैं और ये सिर्फ इंट्रावीनसली यूज होती है। ये नीचे जो डायग्राम है ये आपको ये दिखा रही है कि एम्प्टी स्टमक पे जब आप टेट्रासाइक्लिन्स लेते हैं तो इसका ब्लड लेवल देने के 4-5 घंटे के बाद कितनी तेज़ी से, यहाँ से आपने मेडिसिन दी ओरली और यूं ये ऊपर गया इसका लेवल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सक्रीट होना शुरू हुई। लेकिन अगर आप कोई एंटासिड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं या मिल्क ले रहे हैं या फूड के साथ इसको खाते हैं टेट्रासाइक्लिन को, तो फिर इसका वो वाला ब्लड लेवल कभी अचीव ही नहीं होता, बल्कि इसका ब्लड लेवल थोड़ा सा राइज करता है और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की ड्रग्स जिनकी एब्जॉर्प्शन फूड की प्रेजेंस की वजह से डिस्टर्ब होती हो, ऐसी ड्रग्स को या हम खाने से आधा घंटा पहले खा लेते हैं या हम खाने के
2 घंटे के बाद खाते हैं, ताकि उनकी हम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है उसको अवेल कर सकें। ठीक है, तो एम्प्टी स्टमक पे ये देखें इसका ड्रग लेवल कैसे राइज किया। तो ये डायग्राम आपको याद रखनी चाहिए, जो आपको याद आनी सारी ज़िंदगी कराएगी कि आपने टेट्रासाइक्लिन जो है वो फूड के साथ नहीं लेनी। ये इसलिए ख़ास तौर पे कहना इम्पॉर्टेंट है कि आम तौर पे हम पेशेंट्स को कहते हैं कि जी खाने के बाद दवाई खा लें। अच्छा, खाने के पहले दवाई नहीं खानी, एनी टाइम आप खाने के बाद कोई भी दवाई खा सकते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन इज वन एक्सेप्शन कि जिसकी एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर रह जाएगी अगर आप उसे खाने के साथ लेंगे। उसको खाने के तकरीबन 2-3 घंटे के बाद खाएं, ताकि उसका इफेक्टिव ब्लड लेवल अचीव हो और पेशेंट को फ़ायदा हो। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन और मोनोसाइक्लिन जो कि टेट्रासाइक्लिन में ये अचीव थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन इन द CSF, ये मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की वजह से ये इनकी CSF के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसके अंदर भी अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। उसके अलावा ये सब ड्रग्स जो है ये IV भी दी जा सकती हैं, इंट्रावीनस भी दी जा सकती हैं और इंट्रामस्कुलर भी। डॉक्सीसाइक्लिन मैंने बता दिया एक एक्सेप्शन है कि ये बाइल में एक्सक्रीट होती है और फिर फीसिस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है, ये यूरिन की तरफ नहीं पहुंच पाती। ठीक है, मोस्ट टेट्रासाइक्लिन्स आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम बाइल, ज़्यादातर वो बाइल से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं इंटेस्टाइन से, फिर मेटाबोलाइज होती हैं दोबारा लिवर में एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स के यूजेस में इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपको इन ऑर्गेनिजम्स के नाम याद हो सके तो बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं पता कि डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स को कितना अच्छा होना चाहिए बैक्टीरियोलॉजी में, ये आपको पैथोलॉजी वाले बताएंगे, लेकिन आई बिलीव के आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, एनारोबिक्स, स्पाइरोकीट्स, क्लाइमीडिया, माइक्रोप्लाज्मा और उन सारों के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। तो ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिनका डेंटिस्ट्री से बराह रास्त नहीं तल्लुक। उनमें लाइम्स डिजीज़ है एक, ठीक है, स्किन की एक डिजीज़ है ये, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन का बहुत अच्छा रोल है। नमूनिया, माइकोप्लाज्मा नमूनी कॉज करता है, ठीक है, इसको डॉक्सीसाइक्लिन का इसमें बहुत अच्छा रोल है। कॉलरा, हैजा जिसे हम कहते हैं, फूड के थ्रू इन्फेक्शन होती है ओरल फीकल रूट से, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन का बहुत रोल है। इसमें वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा होता है पेशेंट को, और विब्रियो कॉलरा इसको कॉज कर रहा होता है, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन का बहुत अच्छा रोल है। और इसके अलावा क्लेमिडियल मैंने बताया था आपको कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, इनमें हम डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। और आजकल भी जो कोविड-19 फैला हुआ है वो भी बेसिकली डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन इज टेट्रासाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन इज मैक्रोलाइड, जो हम अगला ग्रुप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये दोनों ड्रग्स कोविड में भी इफेक्टिव हैं और यहाँ पे भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इनका बहुत रोल है। रॉकी माउंटेन एक फीवर होता है, इसमें भी टेट्रासाइक्लिन्स का रोल है। ठीक है, रिकेट्सिया है वो ऑर्गेनिज्म जो इसको कॉज करता है। ठीक है, इसके अलावा जो IV टैगीसाइक्लिन मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंट किस्म के स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरिया के, जैसे MRSA कहते हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसी तरह वेनकोसिन रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टर। तो ये वेंकोमाइसिन आपने पिछले चैप्टरों में पढ़ी, जो आपने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़े उनमें वेंकोमाइसिन बड़ी अच्छी ड्रग है। लेकिन कुछ एंटेरोबैक्टर होते हैं जो कि वेंकोमाइसिन को भी रेजिस्टेंट होते हैं, तो उनमें भी टैगीसाइक्लिन इंट्रावीनस इज इफेक्टिव। इस तरह से बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, एनेरोब्स होते हैं जो कि बगैर ऑक्सीजन के सर्वाइव कर रहे होते हैं, क्लेमेडिया और माइकोबैक्टीरियम ये जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। इन सारों के अगेंस्ट हमारे पास ये एक नई टेट्रासाइक्लिन है जो कि टैगीसाइक्लिन कहलाती है। ये इंट्रावीनस यूज के लिए सिर्फ अवेलेबल है। तो वी हैव इफेक्टिव, very effective new member against the resistant strains of various bacteria। ठीक है, तो इसका नाम आपको इसलिए अलग से याद होना चाहिए कि IV टेट्रासाइक्लिन हमारे पास जो मुयस्सर है वो टैगीसाइक्लिन। ठीक है, तो ये दिस इज बिट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स, लेकिन आपको डेंटिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। पैथोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे
दांतों में, जिंजिवाइटिस में और ओरल इन्फेक्शंस में जो ज़्यादा तंग करते हैं पेशेंट को और तकलीफ देते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, तो आपको नज़र आएगा जब आप उन ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो उनके अगेंस्ट आपको टेट्रासाइक्लिन्स का एक वाज़ेह रोल नज़र आएगा। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स के यूजेस क्या हैं? आप वाइड स्पेक्ट्रम ये एंटीबायोटिक्स हैं, इनके बहुत वाइडली यूज्ड हैं माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी में, क्लाइमिडिया में, रिकेट्सिया में, विब्रियो कॉलरा में, स्पाइरोकीट्स में दे आर यूज, ये इनका प्राइमरी यूज है। सेकेंडरी यूजेस में सिफिलिस है, ये मैंने आपको बताया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ट्रेपोनिमा पैलिडम एक ऑर्गेनिज्म होता है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ हमारे कल्चरल और रिलीजियस रीजंस की बना पे वी हैव लेसर अकरेंस ऑफ दिस डिजीज़, तो लेकिन स्टिल इट इज़ देयर। इसी तरह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, एक्नी में और माइनोसाइक्लिन वंस डेली 1 महीने तक देते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस ये एक और डिजीज़ है जो कि एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी पाई जाती है। इन सब में भी टेट्रासाइक्लिन्स का यूज़ है। सिलेक्टिव यूजेस इसके जो है कि मलेरिया की प्रिवेंशन में भी एक डॉक्सीसाइक्लिन की टेबलेट आप 15 दिन में एक दफ़ा खा लें तो आपको मलेरिया से बचाती है। उसके लिए हमारे पास और मेडिसिन भी हैं, क्लोरोक्विन फॉस्फेट है वगैरह वगैरह, लेकिन मलेरिया की प्रिवेंशन में डॉक्सीसाइक्लिन का भी रोल है। एमीबियासिस में, अमीबिक इन्फेक्शन में, अमीबिक लिवर एब्सेस में भी बाकी ड्रग्स के साथ हम डॉक्सीसाइक्लिन भी देते हैं। लाइम्स डिजीज़ आपको पहले बताया स्किन की एक एलिमेंट है, तो ये डॉक्सीसाइक्लिन की स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, ये 2-3 डिजीजेस। इस तरह मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट में माइनोसाइक्लिन हम पेशेंट को देते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सेक्रेटिंग ट्यूमर्स में और रीनल इन्फेक्शन में डिमेक्लोसाइक्लिन हम देते हैं। तो ये स्पेसिफिक यूजेस हैं ड्रग्स के, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टेगीसाइक्लिन इंट्रावीनस जो है वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफोरियस में, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टर में, एनेरोब्स में, क्लेमिडिया में, माइकोबैक्टीरियम में और बाकी जो रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस हैं उनमें टेगीसाइक्लिन हमारे पास मौजूद है इंट्रावेनस। तो ये बेटे ये आपके टूल्स हैं, आपके वेपन्स हैं against bacteria when you have to fight and you have to save your patients. So these are the tools. बैक्टीरिया को किसी तोप से नहीं मारना होता, उनको एंटीबायोटिक से मारना होता। तो इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एंटीबायोटिक्स तो यू वुड बी लाइक ए गुड सोल्जर जो कि अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए एनिमीज को किल करता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप देखते होंगे, तो उसी तरह से आप डॉक्टर हैं, आपका वेपन इज योर ड्रग्स। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स साइड इफ़ेक्ट्स इनके बहुत सारे हैं, लेकिन कम होते हैं अगर एहतियात से यूज़ करें, केयरफुली, पेशेंट की एज को सामने रखते हुए, उसकी हेल्थ को सामने रखते हुए, उसकी प्रेगनेंसी को सामने रखते हुए, उसके लिवर को सामने रखते हुए अगर आप ये मेडिसिन देंगे तो इतना ज़्यादा नुकसान ये नहीं करेंगी। स्टिल ये ड्रग्स नाउजिया करती हैं, एंटेरोक्लाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन समटाइम्स करती हैं, कैंडियासिस आपको बताया मैंने कि सुपर इन्फेक्शंस हो जाती हैं फंगल, तो जीएटी डिस्टर्बेंस की ये वजूहात है। छोटे बच्चों में अगर यह दिया जाए या कोई बच्चा जब उसकी मदर अपने आखिरी ट्राइमेस्टर में अगर टेट्रासाइक्लिन्स लेती है तो ये टीथ का जो इनेमल होता है उसको उड़ा देते हैं, उसको डिस्प्लेजिया कर देते हैं। तो ये आप बीइंग डेंटिस्ट आपको विजिलेंट रहना चाहिए, और ये जो क्राउन बनता है आपके टूथ के ऊपर उसको डिफॉर्म कर देते हैं, उसकी डिफॉर्मिटी हो जाती। तो आपने पेशेंट्स देखे होंगे डेंटिस्ट्री में हु कम टू यू with eroded crowns and displaced enamel ना, दांत उनके पीले हुए होते हैं, खुरदरे हुए होते हैं और इनेमल उड़ा हुआ होता है। तो उन्होंने बचपन में या टेट्रासाइक्लिन खाई होती है या उनकी मदर ने, जब वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में थे, उनकी मदर ने टेट्रासाइक्लिन खाई होती। तो आपको देखते ही पेशेंट को पता लग जाना चाहिए कि ये टेट्रासाइक्लिन टॉक्सिसिटी हमें नज़र आ रही है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में इसके ना देने की एक और वजह ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में उनका लिवर जो है वो ऑलरेडी लोडेड होता है और वल्नरेबल होता है। तो अगर किसी को लिवर की डिजीज़ हो या कोई खातून प्रेग्नेंट हो तो उनको टेट्रासाइक्लिन्स अवॉइड किए जाने चाहिए। ठीक है, और फोटोटॉक्सिसिटी
ये मतलब स्किन सेंसिटिविटी टू अल्ट्रावायलेट लाइट जो है बढ़ जाती है। पेशेंट जब धूप में जाते हैं तो सीवियर बर्निंग होनी शुरू हो जाती है स्किन में, ये भी टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट है। वेस्टिबुलर रिवर्सेबल वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी, आपको पता है वेस्टिबुलर अपरेटस हमारा जो है वो हमारे बैलेंस को मेंटेन रखता है, और अगर उसको थोड़ा सा कहीं से धचका पहुंचे तो बंदे को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और वर्टाइगो हो जाता है, उसे हम वर्टाइगो कहते हैं। तो रिवर्सेबल वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी, यानी अगर आप ड्रग बंद कर दें तो उसको चक्कर आने बंद हो जाते हैं, तो ये भी एक इनका एडवर्स इफेक्ट्स है। तो अवॉइड इन प्रेगनेंसी मैंने आपको पहले बता दिया, उसकी दो वजूहत, एक तो ये कि उनका लिवर ज़्यादा वल्नरेबल होता है, और दूसरा ये कि फीटल एक्सपोजर की वजह से बच्चों की बोन्स और सॉरी एनिमल के डिस्प्लेसिया हो सकता है, और बोन्स के अंदर और टीथ के ऊपर डिपोजिशन हो सकती है टेट्रासाइक्लिन की, ठीक है, विच इज़ वो शेप ही खराब कर देती, बहुत बुरे से दांत बच्चों के नज़र आ रहे होते हैं विद दिस टेट्रासाइक्लिन डिपोजिशन, ठीक है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। उसके बाद मैक्रोलाइड्स है अगला ग्रुप, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन एंड फिडॉक्सोमाइसिन, ठीक है। ये मॉडरेट स्पेक्ट्रम है, ये भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, उनके ऊपर हम बाद में आते हैं, ये इफेक्ट करते हैं। इनमें क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रो और टेलिथ्रो ये एक तरह की हैं। एजिथ्रोमाइसिन के फीचर ज़रा से फ़र्क हैं और ये ज़्यादा बेहतर ड्रग है उनकी निस्बत, चूँकि इसके ड्रग इंट्रैक्शंस कम है और डीप टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू की पेनिट्रेशन भी इसमें बेहतर है, ठीक है। और फिडॉक्सामाइसिन सिलेक्टिव केसेस में यूज़ होती है, नई ड्रग आई है, तो इनको आपको इनके खास खास फीचर्स याद रखने चाहिए। ऑल ऑफ देम हैव गुड ओरल बायोअवेलेबिलिटी। एजिथ्रोमाइसिन की एब्जॉर्प्शन फूड से कम हो जाती, इसलिए इसको भी टेट्रासाइक्लिन्स की तरह फूड लेने के तकरीबन 2 घंटे के बाद खाना होता है, ठीक है। और इसकी सॉफ्ट टिश्यू पेनिट्रेशन सबसे अच्छी है एजिथ्रोमाइसिन की, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, लॉन्गर हाफ लाइफ है इसकी, ठीक है। जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज होता है उसकी हाफ लाइफ भी लॉन्गर होती है, इसलिए कुछ जितनी इधर उधर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस प्लाज्मा में आएगी और वहाँ से एक्सक्रीट होती रहेगी, तो उसको काफ़ी वक्त मिल जाएगा बॉडी के अंदर काम करने का, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज अनचेंज्ड ड्रग, ठीक है, ये इसका भी खास बात है। इसकी हाफ लाइफ 2 to 4 डेज है, इसलिए इसको सिर्फ वंस डेली देते हैं और सिर्फ 3 दिन के लिए देते हैं। आम हालात में अगर कोई बहुत सीरियस इन्फेक्शन ना हो, कोविड वगैरह में जब देनी हो तो इसको 6 दिन के लिए दिया जाता है, लेकिन आमतौर पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन के लिए 3 दिन के लिए दिया जाता है, और उसके बाद बंदे का खुद इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन को टेकअप कर लेता, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन की बिलरी एक्सक्रीशन है, इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 2 घंटे है। ये इस ग्रुप की सबसे पुरानी ड्रग है, लेकिन शॉर्टर हाफ लाइफ की वजह से ये दिन में 4 मरतबा देनी पड़ती है, इसलिए अब ये इतनी पॉपुलर नहीं रही, लेकिन अभी भी कुछ कंडीशंस में इसका रोल है। क्लेरिथ्रोमाइसिन ट्वाइस ए डे देते हैं, इट इज़ अगेन ए वेरी गुड ड्रग, क्लेरिसिड के नाम से आती है और कुछ और नामों से। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म और यूरिनरी एक्सक्रीशन, इसकी हाफ लाइफ इज 6 आवर्स, ये तकरीबन ट्वाइस ए डे दी जाती है और 5 दिन के लिए दी जाती है, ठीक है। अब इसमें जो फ़र्क आएगा कि वाई एजिथ्रोमाइसिन इज़ अ वेरी पॉपुलर ड्रग एज कम्पेयर टू अदर 3-4 ड्रग्स इन द ग्रुप, उसकी वजह ये कि दीज आर माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर्स। वही काम जो पीछे मैंने आपको क्लोरमफेनिकॉल का बताया था कि वो माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से उसके एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे। इस ग्रुप में सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन इज एक ड्रग है विच इज़ नॉट ए साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर, ठीक है, ये इनहिबिटर नहीं है, इसलिए इसका बाकी ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है। इसका बस एक ही एहतियात है कि इसको अपने फूड से ज़रा हट के लेना होता है, 2-3 घंटे के बाद फूड के लेना होता है ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी। फिडॉक्सीमाइसिन इस ग्रुप की एक नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है जो कि बैक्टीरिसाइडल है, ठीक है। While all others are moderate spectrum bacteriostatics, ये बाकी सारी ड्रग्स हैं ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं, लेकिन अगर आप इन्हें लार्ज डोजेस में देते हैं, जैसे कोविड में कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन को आप
ट्वाइस ए डे दें 500 मिलीग्राम। तो अगर कोई सीरियस इन्फेक्शन की सूरत हाल हो तो उनमें डोज को बढ़ा दें तो इनका बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट भी होता है, लेकिन आमतौर पे इन्हें इनके बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट के लिए दिया जाता है। और फिडॉक्सीमाइसिन का स्पेक्ट्रम ज़रा नैरो है और ये बाकियों से हट के है थोड़ी सी, ठीक है। फिडॉक्सीमाइसिन किल्स ओनली ग्राम पॉजिटिव एरोब्स, ठीक है, और एनारोब्स। ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इसका सिर्फ एक्शन है ये स्ट्रेप्टोकोकाई और क्राइनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी इनके अगेंस्ट, और क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल कोलाइटिस कॉज करता है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल, इनके अगेंस्ट ये ज़्यादा इफेक्टिव है और स्पेसिफिक इसका स्पेक्ट्रम है। और बाकी आम हालात में इसको यूज़ करने की बजाय हमारे पास और बेहतर ड्रग क्लेरिथ्रोमाइसिन इज पार्ट ऑफ द ड्रग रिजीम यूज्ड इन एच पाइलोराई। एच पाइलोराई आपको पता है कि गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं उनमें से बहुत सारे गैस्ट्रिक अल्सर इस वजह से होते हैं कि उन पेशेंट्स के अंदर एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी इन्फेक्शन की वजह से स्टमक जो है ज़्यादा एसिड सिक्रीट कर रहा होता है। तो उन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में जहाँ पे हम उन्हें प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स और H2 इनिबिटर्स दे रहे होते हैं वहाँ पे हम साथ क्लेरिथ्रोमाइसिन भी देते हैं और उससे वो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है, ठीक है। लेकिन ये आमतौर पे कहा तो यही जाता है कि जिनमें एच पाइलोराई पॉजिटिव हो उसके लिए स्टूल टेस्ट करना पड़ता है और लंबा चौड़ा काम होता है जो हमारे यहाँ लैब्स नहीं करती। तो इसलिए ऑफ एंड ऑन हमारे डॉक्टर्स गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट को क्लेरिथ्रोमाइसिन का एक कोर्स करवा ही देते हैं, पेशेंट का एच पाइलोराई हो या ना हो, ठीक है। तो लेकिन ये कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। होप का डे विल कम जब विल बी हैविंग मोर क्रेडिबल लैब्स विद मोर क्रेडिबल रिजल्ट्स अबाउट दीज थिंग्स, और हम हर टेस्ट को अपना एक प्रोफेशनल ड्यूटी समझ के करें। तो अगर एच पाइलोराई पॉजिटिव हो तो उन्हीं पेशेंट्स को क्लेरिथ्रोमाइसिन दी जाए, ठीक है। कोराइनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया में एरिथ्रोमाइसिन भी दी जाती है और पेनिसिलिन भी दी जाती है, ठीक है। क्लेमिडियल इन्फेक्शंस में एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। लेजिनोसिस इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स भी देते हैं। जिथ्रोमाइकोप्लाज्मा निमोनिया, ये एटिपिकल निमोनिया है, इसमें एजिथ्रोमाइसिन भी देते हैं और डॉक्सीसाइक्लिन। ये एग्जैक्टली वो इंडिकेशन है जिसकी वजह से हम इसको कोविड-19 में भी यूज़ कर रहे हैं कि हम एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन दोनों अगर देते हैं पेशेंट्स को तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में वी गेट वेरी गुड रिजल्ट्स इन कोविड-19 अगर हम उन्हें एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन दोनों देते हैं। ये चूँकि एटिपिकल सा निमोनिया को कोविड-19 में होता है तो इसका इन दोनों ड्रग्स का इन्फ्लेमेशन के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और वहाँ पे ये इंटरल्यूकिन 2 को और ल्यूकोसाइट्स की माइग्रेशन को, बहुत सारी चीज़ों को इनहिबिट करते हैं और इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। बैक्टीरिया को किल करने के अलावा इनके बैक्टीरियल ग्रोथ को अरेस्ट करने के अलावा इनके इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं जिनकी बिना पे दे आर यूज्ड इन कोविड-19। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक होता है जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, माइकोबैक्टीरिया ये होता है। लेकिन कुछ ट्यूबरकुलोसिस जो या माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऐसी होती जिसमें एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम, उसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम, उसके अगेंस्ट हम ये जो टिपिकल ड्रग्स हैं रेफेम्पासिन और एथेम्ब्यूटॉल जो कि एंटी टीबी ड्रग्स हैं, उनके अलावा हम एजिथ्रोमाइसिन भी देते हैं। ये पिछले साल यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस एमबीबीएस वालों को आया था कि माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स में हम कौन सी ड्रग्स देते हैं, तो सब लोगों ने वहाँ पे रेफेम्पासिन और एथेम्ब्यूटॉल तो मेंशन किया लेकिन एजिथ्रोमाइसिन नहीं मेंशन किया, जबकि पूछने वाले का मकसद वो एडिशनल ड्रग थी जो हम एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम में देते हैं और बच्चों को उस क्वेश्चन में बहुत कम नंबर मिले इसलिए कि उन्होंने एजिथ्रोमाइसिन मेंशन नहीं की थी, ठीक है। तो ये मैक्रोलाइड्स का एक ग्रुप है। अगर आप ऑर्गेनिजम्स के नाम याद करना चाहें तो यहाँ से कर लें, बहुत अच्छी बात है। एक ही दफ़ा जोर लगाना पड़ेगा और आपको आप एक दफ़ा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव और ये सारी फैमिली के नाम याद कर लें तो आपको आइंदा कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो अगर अदरवाइज आप डिजीज़ के नाम याद कर लें। जब आपसे
इंडिकेशंस पूछी जाती हैं या यूजेस पूछे जाते हैं तो आपने डिजीजेस के नाम देने होते हैं, और जब आपसे स्पेक्ट्रम पूछा जाता है तो आपने बैक्टीरिया के नाम देने होते हैं। ठीक है, और अगर आपको डिजीजेस के नाम याद ना हो और बैक्टीरिया के नाम याद हो तो आप ये कह सकते हैं कि डिजीज कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया। ठीक है, डिजीज कॉज्ड बाय नेसीरिया गोनोरिया। ठीक है, डिजीज कॉज्ड बाय क्लेमेडिया नमूनी। ठीक है, लेकिन ये कि अगर आप डिजीज के नाम भी दे दें तो दैट इज फार बेटर। ये मैक्रोलाइड्स हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट थोड़ी सी ही हैं। सेफर ग्रुप ऑफ ड्रग है, जीएटी डिस्टर्बेंस करते हैं, जॉन्डिस करते हैं, इसलिए लिवर के पेशेंट्स में नहीं दिए जाते, ऑटोटॉक्सिसिटी करते हैं। ठीक है, हियरिंग को इफेक्ट करते हैं ये ड्रग्स। और एक और इनकी मेजर होना शुरू हुई तो बहुत दुनिया में खप पड़ गई है। 2 महीने पहले की बात है, जब एजिथ्रोमाइसिन का नया नया लोगों ने शौक हुआ इस्तेमाल की, उसमें किसी ने ये नहीं देखा कि ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है, और जो पेशेंट ऑलरेडी एरिथमिया का शिकार है उसको अगर हम उसकी क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करेंगे तो उसका कार्डियक अरेस्ट से हो सकता है। तो बहुत सारी डेथ्स कोविड के पेशेंट्स की जब उन्हें एजिथ्रोमाइसिन से ट्रीट करने की कोशिश की गई तो इस वजह से हो गई कि हमने पेशेंट की हिस्ट्री को देखा ही नहीं और उसके कार्डियक जो एरिथमियास थे उनको हमने मॉनिटर नहीं किया एंड पेशेंट डाइड। इसलिए एजोमैक्स उन पेशेंट को जिनमें कार्डियक एरिथमियास हो नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, ये ट्रीटमेंट मैंने कोविड-19 की ऐसे ही आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए, चूँकि आजकल हमारे चारों तरफ ये वबा फैली हुई है, तो हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा होना चाहिए, चूँकि ना डॉक्टर्स क्लिनिक्स पे मिल रहे हैं, ना डॉक्टर्स मरीज़ों के घरों में जा रहे हैं, डॉक्टर्स भी बीमारी से खौफज़दा हैं, तो समटाइम्स इट्स ओनली यू हू आर अवेलेबल टू हेल्प द पेशेंट। तो इसमें अगर पेशेंट को कोई एरिथमियाज़ नहीं है या वो इस एज में नहीं है जिसमें एरिथमियाज़ होते हैं, तो आप एज़ोमैक्स सेफली 500 मिलीग्राम वंस डेली 6 दिन तक दे सकते हैं, और साथ उसके डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम वंस डेली फॉर 6 डेज। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक थोड़ी बहुत इसमें एडजस्टमेंट। और चूंकि फीवर से शुरू होती है ये सारी कहानी, तो 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स ए डे। आपको फीवर हो तो उसे कहें कि वो कोसे पानी से, नीम गर्म पानी से नहा ले या शावर ले ले तो उसका फीवर कम हो जाएगा। बॉडी एक्स भी बहुत सारे पेशेंट्स में आ रहे होते हैं, जिसम में माइल्जियाज हो रहे होते हैं, पेन हो रहा होता है, सारे जिसम में टूट फूट हो रही होती, तो उसमें भी पैनाडोल का रोल है। लोप्रेन हमारी कोएगुलेशन को, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को कम करती है, चूंकि पोस्ट चीज नहीं है, तो ये खाली पेट एस्प्रिन में 300 मिलीग्राम होते हैं, ये